गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, एक ऐसा चैनल जो आपको एसएसटी के जितने भी टॉपिक होते हैं, या हिस्ट्री हो या जियोग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या सिविक्स हो, सभी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। वो एनसीईआरटी का हिंदी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी इसमें जितने भी हम क्वेश्चन आंसर कराते हैं, टॉक लॉन्ग शॉर्ट, या आपको हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं या इसका नोट्स कराते हैं, या जो मेन वन शॉर्ट टॉपिक जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो को एकदम पूरा वॉच कीजिएगा। आप लोग वीडियो को वॉच नहीं करते हैं और वीडियो को तो लाइक साफ नहीं करते हैं, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आज हमको वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं कक्षा 8 का राजनीतिक विज्ञान, जिसको राजनीतिक शास्त्र भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको हम कराएंगे नागरिक शास्त्र बोलते हैं, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान दोनों एक ही चैप्टर है, जिसको हम राजनीतिक विज्ञान भी बोल देते हैं, नागरिक शास्त्र भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कराएंगे चैप्टर 1 लिए हुए हैं, जिसका भाग 1 है भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्ष, और अध्याय 1 आ गया भारतीय संविधान। और इसमें जितने भी टॉपिक होंगे सब निचोड़ हम कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला बात करते हैं कि भारतीय संविधान का परिचय। ये भारतीय संविधान है क्या, भारतीय संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्या करेंगे भारतीय संविधान लेकर, अगर नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, विश्व का। देखिए ये भारत जो है ना, ये विश्व का सबसे लंबा संविधान है। क्या है? संविधान, यानी कि संविधान को बनाने में बहुत साल लग जाए, और संविधान जो है ना हर देशों से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें ली गई हैं। यह भारत के नागरिक के अधिकार, कर्तव्य, प्रशासन, संरचना परिभाषा करता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब देखिए, जैसे अगर इस टॉपिक आप पढ़िएगा ना प्यारे बच्चों, आपको हर चीज़ बारीकी से यही सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। तो अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी अगर आप देखिएगा एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि हमें अपना कर्तव्य को पता चल जाए, प्रशासन कैसी सरकार चलानी है, किसको क्या करना है, ये संविधान में लिखा गया है, परिभाषित करता है। और ये हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे बनाया और उसे लागू किया गया था कब? 1950 को लागू किया गया था। तो संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। अब भाई पूरा चीज बन जाता है तो घर भी बन जाता है, तो घर बनने के बाद डायरेक्ट उसमें रहने तो नहीं लगता है ना। घर बनने के बाद उसमें पूजा होता है, पाठ होता है, गृह प्रवेश होता है, पंडित जी आते हैं। उसी तरह से संविधान जब 26 जनवरी 1949 को जब बनकर तैयार हुआ, तो फिर उसमें बहुत सारे लोग के हस्ताक्षर होते हैं, सभी वहाँ पे सभी के देख रेख में कराया गया, और फिर क्या हुआ 1950 में लागू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं 26 नवंबर है, नवंबर दिसंबर, यानी कि बोले तो 1 महीना 4 दिन नहीं, 26 से दिसंबर, यानी कि 2 महीना के बाद, मानिए कि 2 महीना के बाद ये लागू हो गया था। अब संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, अमल कीजिएगा। समानता, भारत में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, संविधान समानता सुनिश्चित करता है। अब मान लेते हैं कि सभी भारत में ना हर धर्म के, संस्कृति के लोग रहते हैं, तो इसीलिए संविधान समानता सुनिश्चित करता है कि सबको समान अधिकार है, सबको अधिकार है अपने भाषा बोलने का, सबको अधिकार है अपने धर्म का पालन करने का, सबको अधिकार है संस्कृति में के लोगों का अपनी संस्कृति का पालन करने, इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं संविधान का उद्देश्य। क्या है संविधान का उद्देश्य?
तो सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करना, विविधताओं में एकता बनाए रखना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, ये किसकी बात होती है? संविधान का उद्देश्य होता है। तीसरी बात है कि संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कब हुआ और ये बनकर कब तक तैयार हुआ, कब तक लागू हुआ, ये भी बता दिए। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में गठन शुरू हो गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान सभा का 389 सदस्य थे। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं प्यारे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। संविधान बनकर कब तक तैयार हो गया? तो ये याद कर लीजिएगा 26 नवंबर। क्या था? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 में। याद रहेगा। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। याद रहेगा। चलिए अगले टॉपिक देखिए, क्या संविधान बनने में, अब संविधान बनने में कितना समय लग गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फायदा होने वाले हैं। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे। कितने दिन लगे? तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे। अब संविधान की जो बातें हैं, संविधान का प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषता है? पहला है संप्रभुता, यानी कि सोलवेंटली, जिसको कहते हैं भारत स्वतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म बोलते हैं, जो कि भारत में कोई भी धर्म राज्य धर्म नहीं है। मतलब भारत में कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जो राज्य धर्म कह सकते हैं। जैसे कि इस राज्य में ये धर्म है तो ये राज्य में ये धर्म, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर भारत छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएंगे। इसलिए भारत में हर राज्य में सभी धर्म मिलजुल कर रहते हैं। अब आता है डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र कहते हैं। भारत में लोगों की अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। सही बात है। भारत में जहाँ पे अगर मान लेते हैं कि लोगों को, व्यक्तियों को अगर अपने सरकार चुनने का अगर है तो वो डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि उसे पक्षपाती कहा जाएगा, जिसमें दूसरे लोगों की शासन चलती है। अब आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मूल अधिकार। हम अपने अधिकार के प्रति कोई बात उठाते हैं, ये क्या होता है? फंडामेंटल राइट। नागरिक को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल कर्तव्य होता है फंडामेंटल राइट्स होता है। ड्यूट्स यानी कि नागरिक को देश के प्रति 11 कर्तव्य को पालन करना चाहिए। संघात्मक संरचना, ये क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियाँ का विभाजन करना, ये क्या कहलाता है? संघात्मक संरचना कहलाता है। अगला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों अंगों का स्वतंत्र में कार्य करती है। क्या होता है? तीनों अंगों स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तीनों अंग कौन कौन से 3 अंग हो गया? यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 अंग काम करती है। कौन? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये अलग, पृथक का मतलब क्या होता है? पृथक का मतलब होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये सेपरेशन जो होता है पावर, ये अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र यानी कि आज़ाद से अपना काम करते हैं। ठीक है। किसी के दबाव में नहीं आते हैं, ना एसपी हो डीएसपी, कुछ किसी के दबाव में नहीं आते, अपना अधिक से काम करते हैं। अगली बात करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया है, उनकी बात जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट कहता है कि समानता का अधिकार, यानी सभी नागरिक कानून के नज़र में समान है। सही बात है। कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, सभी लोगों को, सभी धर्मों को कानून के नज़र में सम्मान होना चाहिए। यानी कि सम्मान नहीं, समान है। यानी कि अगर हिंदू धर्म में चोरी करता है तो उसका सज़ा दिया जाए, तो मुस्लिम धर्म में भी चोरी किया जाए तो उसको भी सज़ा मिला जाए। ऐसा नहीं कि एक धर्म को सज़ा मिले दूसरे धर्म को सज़ा ना मिले, तो ये कतई सही नहीं है। सबको समान है। स्वतंत्रता का अधिकार है। हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति, धर्म आंदोलन का स्वतंत्रता है। धर्म आंदोलन यानी कि हर व्यक्ति को धर्म और आंदोलन, जिससे कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति प्रचार कर सकता है। हिंदू है तो अपने धर्म का प्रचार करेगा, मुस्लिम है अपने धर्म का प्रचार करेगा, ईसाई है अपने धर्म का प्रचार करेगा। और उसके लिए हो तो आंदोलन करना हो तो सभी अपने अपने पक्ष में आंदोलन भी कर सकता है। उसके लिए पूरी आज़ादी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल मजदूर और जानवर को श्रम पर रोकना। और इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो होता है शोषण करना, यानी कि जो 18 साल से जो कम बच्चे का उम्र जो होता है बाल मजदूर कहते हैं। अगर उसको हम
काम करवाते हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है और इस पर भी रोक लगा हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किसी भी धर्म को मानने या प्रचार करने का स्वतंत्रता है। मतलब पहले ही आपको बता दिया कि अगर कोई भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो अपने अपने धर्म की प्रचार करने की पूरा छूट दी गई है, वहाँ पे रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन अपने धर्म को प्रचार करने के साथ अगर दूसरे धर्म के बारे में बुराई कर कर, दूसरे धर्म का परिवर्तन कर कर, डाइवर्ट कर कर आप जब प्रचार करते तो उस पर पाबंदी लगाना चाहिए, उस पर सज़ा लगाना चाहिए। ठीक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, हर भाषा, संस्कृति और शिक्षा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति को अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, वो अगर हिंदी बोलना चाहता है तो हिंदी बोले, उर्दू बोलना चाहता है तो उर्दू बोले, उनको पूरा छूट दिया गया है। संस्कृति जो मान लेते हैं कि तमिल में जाइएगा तो वहाँ के जो व्यक्ति का संस्कृति रिवाज अलग है, केरल का संस्कृति रिवाज अलग है, तो हर प्रदेश का अपनी अपनी संस्कृति है, तो उसको अधिकार दिया गया है बढ़ाने का और नियम का पालन करने का। ठीक है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये क्या होता है, तो मौलिक अधिकार का हनन पर न्याय पाने का अधिकार है। अगर मान लेते हैं कि हमारे मौलिक जो अधिकार है उसको हनन हो रहा है, हमें उस चीज़ को दबाया जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय के पास जा सकते हैं, हम उनके दरवाजे खटखटा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, वकील से लड़ सकते हैं। समझ आ गया। अगला है छठा, नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होता है, डायरेक्टिव द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये राज्य के लिए दिशा निर्देश जो समाज में अन्य स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देता है। शिक्षा, उदाहरण जैसे कि शिक्षा का अधिकार, महिलाओं और बच्चों को संरक्षण। जैसे कि अगर शिक्षा का अधिकार तो सभी को है, महिलाओं को है, बच्चों को है, तो सबको संरक्षण करना, उज्ज्वल भविष्य को बनाना। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता। क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। देखिए ये सब जो वर्ड होता है ना प्यारे बच्चों, ये खासकर आप डिबेट जब देखते हो, डिबेट में कहाँ देखते हैं, इसका वर्ड जो होता है डिबेट। अब जानते हैं ना डिबेट क्या होता है, तो जब आप डिबेट देखते हैं तो आपको डिबेट में चीज़ समझ में आता है और डिबेट में आपको देखने को वर्ड मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रसाद आ गया है बजरंगबली का, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लिया हम। बस आपका टॉपिक समाप्ति होने वाला है। ठीक है। जय श्री राम, राधे राधे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि ये सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, इसलिए इसको सेकुलरिज्म कहते हैं। जिस दिन सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, उस दिन कोई एक धर्म आ जाएगा तो सेकुलरिज्म खत्म, वहाँ पे कोई धर्म को रहने नहीं दिया जाता है। अगर खासकर अगर देखा जाए तो जहाँ पे इस्लामी देश है, ठीक है, यहूदी देश है, वहाँ पे दूसरे धर्म के लोगों को रहने में बहुत कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि अभी बांग्लादेश की अगर चर्चा करें तो बांग्लादेश में इस्लामिक देश धीरे धीरे बनता जा रहा है, जो कि पहले सेकुलरिज्म था। अब हिंदुओं का वहाँ पे पलायन करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ कट्टरपंथी होती है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। अब क्या है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य, जरूरी नहीं है कि राज्य में अगर मान लेते हैं बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ हिंदू धर्म रहेगा और मुस्लिम नहीं रहेगा, तो फिर मुस्लिम जाएगा कहाँ पे, ठीक है, यहूदी जाएगा कहाँ पे। तो ये एक तरह का बात नहीं कही गई है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्म का सम्मान किया जाएगा। सम्मान यानी कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक देश में, एक राज्य में हम रहते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग ईसाई हैं, तो ईसाई को, हिंदू धर्म को भी सम्मान करना चाहिए। आप अगर उसकी बात, अगर आप धर्म को नहीं मानते हैं, अगर उनकी प्रथाओं या उनकी आप त्योहारों को नहीं मानते हैं, नहीं मनाते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको सम्मान करना चाहिए। और हिंदुओं को भी क्रिश्चियन का जो त्यौहार होता है, अगर उसका आप अपने घर में नहीं मनाते हैं तो नहीं मनाइए, लेकिन उनका सम्मान कीजिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने त्यौहार के लिए उसे अपमानित कीजिए, उसका त्यौहार मनाने के लिए उसको अपमानित कीजिए, ऐसा बात नहीं कहेगी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और ये धर्मनिरपेक्ष कहा गया है कि इसमें धर्म की स्वतंत्रता है। अगर आपको
मुसलमान है, अगर आपको हिंदू धर्म में अपनाना है तो आप बिल्कुल अपना सकते हैं। क्रिश्चियन है, उसको हिंदू धर्म, उनको गीता पढ़ना है, उनको भगवान की कथा करना है, तो उनको छूट है, वो कर सकते हैं, इनमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब हम बात करते हैं संविधान की महत्व, इसके क्या महत्व है। तो यह एक राष्ट्र के रूप में भारत का आत्मा है, नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्यों को समझाता है, विविधता में एकता सुनिश्चित करता है। जो विभिन्न विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं उनको एक जगह बांधने के काम करता है। कौन? ये संविधान करता है। अगर जिस दिन संविधान का अगर कोई व्यक्ति अगर बात मान सम्मान नहीं करेगा ना, तो समझ जाइएगा कि लोग सब जो क्या हैं वो कुछ और अलग दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि देश में बहुत खतरा हो सकता है। और कोई संविधान को नहीं मानेगा, संविधान तो कह रहा है कि सभी लोग एक साथ मिल के रहिए, सभी धर्म का पालन कीजिए, सभी धर्म का सम्मान कीजिए, और कोई भी एक धर्म एक राज्य नहीं हो सकता, कोई भी एक धर्म का राज्य एक नहीं बना सकता। ऐसे बनाने पर क्या होता है कि बहुत ही हानि होगा। ठीक, समझ में आ गया। अगली अब निष्कर्ष निकलता है, लास्ट टॉपिक निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष सबसे क्या निकाला कि भारतीय संविधान हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। यह नागरिक को अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है, जो कि एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज में स्थापना में मदद करती है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है। पूरा पढ़ लिए और इसका निष्कर्ष भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से वीडियो को किए अंत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।